Hello and welcome to a new problem solving session. There are problems I solved earlier based on kinematic constants, and again we are going to use some kind of constants. Newton's laws of motion के problems में यही constant ही main चीज़ होती है. So I'm giving yet another example. एक दो और example के बाद मैं इस कहानी को ख़त्म करूँगा. वो पुली वाले प्रॉब्लम्स सारे तो मैंने लिए नहीं उतने, लेकिन आई विल ट्राई. सो अभी ये स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि एक वेज है और इसका इंक्लाइन सरफेस ऑफ विच फॉर्म्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल can move along the horizontal surface. On the wedge there is a bar that is being pulled by a thread. Of course ये बार है और इसको थ्रेड की मदद से पुल किया जा रहा. With what force F should the thread be pulled in the horizontal direction so that the thread slides up the inclined surface of the wedge? Okay. With what acceleration will the bar and wedge move? That is also good. The mass of the wedge is capital M and the mass of the bar is small m. Good. The friction at the contacts, the mass of the thread and the pulley are neglected. That means there is no friction at all. Initially the wedge and the bar were at rest. Thank you so much. So I have to solve this problem and I am going to do it. But how? सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाते हैं. फिर तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएं तो फोर्सेस किस टाइप से लगेंगे. तो ये वेज पर जो फोर्स लगेगा, आई थिंक कि एक फोर्स तो ऐसे लगेगा, ये इसको नॉर्मल लगेगा, ये वेज पर नहीं, ये बार पर फोर्स है. इसके अलावा इस पर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको mg लिख दें. And this angle I suppose it's going to be alpha because this angle is alpha. This is 90 degree. This is 90 minus alpha. So this angle is alpha. So this angle is alpha. और इस पर एक टेंशन का फोर्स लगेगा इधर. इस फोर्स को मैं F ही लिखता हूँ क्योंकि इस स्ट्रिंग में टेंशन F है. तो ये सब कुछ है. चाहूँ तो मैं एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लॉन्ग ही ले लेता हूँ. इसमें कोई झंझट है नहीं. और ये फोर्सेस हैं. अब वेज पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे ये भी आई कैन एक्सप्लेन कि वेज पर किस टाइप से फोर्सेस लगेंगे, तो वो भी मैं शो कर देता हूँ. सबसे पहले तो एक वेज क्रिएट कर लेता हूँ. एंड हियर इट इज़. काम चलाओ एक वेज क्रिएट हो गया. यहाँ पर एंगल अल्फ़ा था तो दिस एंगल इज अल्फ़ा. और सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में जहाँ तक मेरी प्रैक्टिस है, इसने जो फोर्सेस लगाए थे पहले बार पर, उसका रिएक्शन इस पर लगेगा. तो इसको n लिखा था तो ये नॉर्मल ले लेता हूँ. नॉर्मल वो लगेगा ही लगेगा. नेक्स्ट इसको अभी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा कुछ कैपिटल mg. हालांकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है तो इट्स नॉट गोइंग टू ट्रबल अस. इसके अलावा भी एक नॉर्मल लगेगा इस पर. इस नॉर्मल को कुछ n डैश मान लूँगा. इसकी इन दोनों फोर्सेस की ज़रूरत शायद हमें नहीं पड़ेगी. और ये एंगल यहाँ पर अल्फ़ा है, ये तो दिख रहा. इसके अलावा इस पर एक पुली भी था. तो इस पुली पर जो फोर्सेस लगेंगे, पुली मासलेस है, इस पर जो फोर्सेस लगेंगे वो फोर्सेस को भी मैं इंक्लूड करूँगा इस वेज के साथ ही. तो इस पर एक तो इधर तो F लग रहा था और ऐसे भी एक F था. इसके अलावा आई डोंट थिंक कि और किसी चीज़ के कांटेक्ट में है, तो ये ठीक है. ऑल राइट, ये अच्छी बात है. ये फोर्सेस मैंने दिखा दिए. अब इसमें जो एक्स वाई प्लेन मैंने लिया था, एक्स वाई एक्सिस, वो ऐसे लिया था, वो आई डोंट वांट टू फॉरगेट इट. ये इस किस्म का था. यहीं पर ऐसा करता हूँ, वेज वाले फोर्सेस भी यहीं पर स्क्रीन के इसी पार्ट पर ड्रॉ कर देता हूँ. वेज पर जो फोर्सेस लगे थे, वेज नहीं बार पर जो फोर्सेस लगे थे, वो इसमें एक तो नॉर्मल था
ये एंगल अल्फा था, इसके अलावा एक टेंशन था और इस पर वेट नीचे की ओर लगता था। इसका मास स्मॉल एम था, सो स्मॉल एम जी। ये सब कुछ तो कर दिया मैंने। अब मैं काम करता हूँ। सबसे पहले फोर्सेस कंपोनेंट्स में ब्रेक करके ही लिखने की आदत है हम लोगों की। वैसे वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो तो कुछ ऐसे होगा, वेक्टर में लिखें तो एम जी प्लस एन वेक्टर प्लस टी। टी वॉज बेसिकली एफ, तो मैं इस टी को एफ ही लिखता हूँ, एफ, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस बार। एक इक्वेशन इसका वेज के लिए लिखूं तो सिंपली ऐसे ही लिख सकता हूँ, एम जी प्लस एन डैश प्लस एफ। ये जो फोर्स है ये थोड़ा अजीब टाइप से, ठीक है, इस पर दो एफ लग रहा, दोनों के डायरेक्शन अलग हैं, तो इस पर F1 F2 इसको मान लेना वेक्टर में लिखें तो अरे यार, ये F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, बट F1 F2 वेक्टर में लिखने में ये प्रॉब्लम है। मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ, इसका एक्सेलरेशन A1 मान लेता हूँ वेज का। वैसे यहाँ पर भूलने की ज़रूरत नहीं है कि F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, दैट इज इक्वल टू F, दैट वी हैव इट। ये तो वेक्टर में ऐसे ही मैंने लिख दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी। एक कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर लिखा तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में पहले लिखता हूँ। तो अलोंग एक्स एक्सिस मैं लिखूँगा, ये सब तो यूँ ही बेकार ही हो गया, एक तरीके से कुछ खास नहीं है। ये एम जी की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देता हूँ। अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग अगर फोर्सेस को मैं लिखूँ तो पहले किससे शुरुआत करनी चाहिए, बार से शुरुआत करता हूँ। तो इस पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्सेस लगेंगे, ये एंगल तो अल्फा है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स है दैट इज एफ कॉस अल्फा। अब एन का भी एक कॉम्पोनेंट होगा एन साइन अल्फा, जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगेगा। सो आई कैन राइट हियर माइनस एन साइन अल्फा equals mass into acceleration of bar along x axis। इस इक्वेशन को कुछ नंबर दे देता हूँ। अब ये मीनिंगफुल इक्वेशंस आ गए हैं। y एक्सिस के लॉन्ग अगर मैं लिखूँ इसका इक्वेशन, तो y एक्सिस के लॉन्ग अगर बार के लिए इक्वेशन लिखना है तो वर्टिकली y एक्सिस ऊपर की ओर लिया है, तो ये n का भी एक कंपोनेंट होगा, ऊपर में n का तो होगा ही, तो that will be n f sin alpha plus n cos alpha minus mg, that is equal to mass into acceleration, y component of acceleration is of the bar। और this is equation number 2। अब क्या है ना कि एक इसके लिए लिख देता हूँ वेज के लिए, और वेज जो है ना ये सर्टेनली एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही मूव कर रहा, तो एक्स के लॉन्ग इसका एक कंपोनेंट तो एफ है, सिंपली F1 इसमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एफ है, तो दैट इज सिंपली एफ टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी एक फोर्स दिख रहा, इसके पहले भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक फोर्स दिख रहा, एन साइन अल्फा, इसका एन का ये वाला कंपोनेंट प्लस एन साइन अल्फा माइनस F2 का एक कंपोनेंट होगा, दिस एंगल इज अल्फा, सो दिस इज बेसिकली F2 का भी मैग्नीट्यूड F ही है, सो दिस इज गोइंग टू बी F माइनस F cos अल्फा, सो माइनस F cos अल्फा इंटू मास ऑफ द वेज, और इसका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में लिया था A1, क्योंकि इसका इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉसिबल है। तो ये 3 इक्वेशंस हो गए, लेकिन अभी नंबर ऑफ अननोन 4 हैं, AX AY 2 अननोन हो गए और A1 तीसरा अननोन हो गया, इसके अलावा एक चौथा अननोन N भी है। इक्वेशंस 3 हैं और अननोन्स 4 हैं।
तो वही एक यहीं पर काइनेमेटिक कंस्टेंट का रोल आता है कि वो है क्या। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है काइनेमेटिक कंस्टेंट के लिए, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो वो डायग्राम क्या बनाया है, वो ये है। ये बेसिकली ये अल्फ़ा एंगल था। यस, फिर से पिक्चर को आप देख लीजिए एक बार। ये एंगल अल्फ़ा अलोंग द इंक्लाइन, इसके रेस्पेक्ट में, मैंने वेज के रेस्पेक्ट में ये बार अलोंग द इंक्लाइन मूव करेगा। सो और उसका एक्सेलरेशन मैंने ए माना था, तो उसमें तो रिलेटिव एक्सेलरेशन लिया नहीं था, कोई ऑब्जर्वर पुट किया नहीं था। तो पता नहीं वो जो एक्सेलरेशन मैंने ए मान रखा है वो किस डायरेक्शन में है, आई डोंट नो। विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू वेज मुझे पता है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता नहीं है। तो ठीक है, उसका एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है। तो मैंने मान लिया कि ये किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसका एंगल नहीं पता, ये एक्सेलरेशन है। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और A1 जो है वो वेज का एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में। दैट्स राइट। तो मैंने ऐसे ही एक ट्रायंगल बनाया है, ए है और -A1 इसके सर पर रख दिया, क्योंकि A1 अगर इस डायरेक्शन में है टुवर्ड्स राइट, तो -A1 उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और सिंपल ये वेक्टर सम है A-A1। ये A-A1 क्या है? थिंक अबाउट इट। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बार minus acceleration of wedge. This is basically the acceleration of bar with respect to wedge. और ये किस डायरेक्शन में, ये हमें पता है, 100% पता है, वो along the incline है। That means at an angle alpha to the horizontal. So it completes our प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेक्टर इक्वेशन। और ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन में अगर हम कुछ और कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वी कैन डू इट। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे क्या इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं? तो इससे बड़ा सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है इसमें। अगर आप देखना चाहें तो एक सेकंड देख सकते हैं। ये एंगल अल्फ़ा हमें मालूम है, इस एंगल को मैं अगर यूज करना चाहूँ, और बाकी A-A1 वो तो मैंने बताया आपको कि रिलेटिव एक्सेलरेशन है बार का विथ रिस्पेक्ट टू वेज। अगर मैं यहाँ पर एक tan अल्फ़ा निकालने की कोशिश करूँ, तो इसके लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, तो डेफिनेटली इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ये जो एक्सेलरेशन था मैंने इक्वेशन उसी टर्म में लिख रखा है। तो दिस इज द बेसिकली एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड दिस इज बेसिकली द वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बार। ये दोनों तो ये है क्योंकि ये एक्सेलरेशन ऑफ बार है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से अगर tan अल्फ़ा का वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट क्वाइट इजली। कैसे लिख सकते हैं? तो tan अल्फ़ा तो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर इज सिंपली AY। तो AY लिख दूंगा डिवाइड बाई बेस। व्हाट इज द बेस? तो दिस होल लेंथ इज AX माइनस A1। सो बेस इज AX माइनस A1 एंड वी गॉट इट tan अल्फ़ा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँ तो मुझे AY इक्वल्स AX माइनस A1 इंटू tan अल्फ़ा, एक रिलेशन और मिल गया। ये इक्वेशन नंबर 4 होगा क्योंकि हमारे पास 4 अननोन्स थे, 1 2 3 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। तो 4 इक्वेशन 4 अननोन, वी कैन सॉल्व इट ऑफ कोर्स। अब हम सॉल्व कर सकते हैं।
और सॉल्व करके जिन चीज़ों का वैल्यू चाहें, एन का वैल्यू निकालना चाहें, ए एक्स का वैल्यू, ए वाई का वैल्यू, ए वन का वैल्यू, जो निकालना चाहें वी कैन कैलकुलेट। और उसके बाद कैलकुलेट करने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो ये हमेशा ऑब्जर्वर लेने की जो बीमारी है कि हम वैसे ही सोचेंगे, उसको टैक्टिकली दूसरे तरीके से भी काइनेमेटिक्स में यूज़ किया जा सकता है। एंड आई यूज्ड इट हियर, सो you can use it sometimes in your studies. Thank you very much for watching.